तो जिस तरह मैंने आपको कहा, ये है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग स्टडी। जो भी असिस्टेंस आप लोगों को देते हो, उसके बाद उसका आप एक इम्पैक्ट असेसमेंट टाइप करते हो कि उसका क्या फायदा हुआ, ठीक भी था कि ठीक नहीं था। ठीक है, ये मेन पर्पस होता है। ठीक है, अब एमपीसीए पैकेज में इन्होंने कोई 20,000 रुपए हर हाउस होल्ड को दिए हैं। इन 20,000 में 4,000 फूड के लिए थे, 4,000 नॉन फूड आइटम के लिए थे, और कोई 12,000 डिब्रीज रिमूवल कैश फॉर वर्क वगैरह के लिए थे। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट नोट मैंने जो भेजा है अभी दोबारा भेज दूंगा, और साथ इन सबको आपने एक कॉन्सेप्ट नोट भी देना है और टूल भी देना है। वैसे तो करेंगे कॉमकेयर पे, लेकिन इनके पास कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, जी सर। तो ये मकसद आपने जहन में रखना है। सबसे पहले आप उनके साथ जब बैठ जाए, मैं आपको एक सैंपल दूंगा, अपनी उन्हीं हाउस होल्ड के पास सिर्फ जाना है, अपनी तरफ से किसी के पास नहीं जाना। मैं आपको एग्जैक्ट सीएनआईसी कॉन्टेक्ट नंबर नेम दूंगा कि क्योंकि हमने 500 किए हैं, तो हम पीडीएम 500 के साथ नहीं करेंगे, हम इनमें से कोई 100 के साथ सिर्फ करेंगे, 100 105 के साथ सैंपल बेस। ठीक है, तो वो लिस्ट मैं दूंगा कि इस बंदे को, अगर वो बंदा नहीं मिल रहा तो मैंने एक और बैकअप लिस्ट दिया होगा, आपने उसी विलेज में से ही फिर वो बैकअप लिस्ट उठाना है। जिस विलेज का नहीं मिल रहा उसी विलेज का बैकअप में से उठाना है, वो मैं समझा दूंगा आखिर में। तो ये एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, जब आप स्टार्ट करें टूल तो आपको इस तरह बताना है कि आपको 20,000 रुपए मिले थे, तो वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह था। तो हम उसके लिए सिर्फ आए हैं कि हम देखें कि आप लोगों को वो जो मिला तो उसका क्या फायदा हुआ। और इसी तरह अगर रोपिंग किट उसको मिला होगा तो वो ये रोपिंग किट होगा जिसमें बम्बू इस साइज का होगा, ये कंफर्म करना है। प्लास्टिक शीट इस साइज की हुई, ये कंफर्म करना है। ये चिकमेट इस साइज का था। ये 3 चीजें आपको मिले हैं, और अब बताए, मतलब इंट्रोडक्शन में आप बता देना। अगर रूपिंग किट वाला हो तो मैंने लिखा होगा हर रिस्पोंडेंट के सामने कि क्या ये एमपीसीए का है या सिर्फ रूपिंग किट का है, ये बॉथ या बॉथ का है। ठीक है, तो रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट चीज बताना, ऐसा ना हो जिसको सिर्फ एमपीसीए मिला हो और उसको आप ये भी बता दो। अब सबसे पहले जब आप शुरू करोगे तो आपने अपना नाम, हम सीआरएसएफडीओ से आए हैं, हम ये शॉर्ट सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं जिनको एमपीसीए मल्टीपर्पज कैश असिस्टेंस मिला है और रूपिन किट मिला है। आपकी पार्टिसिपेशन कंप्लीटली वॉलंटरी है, मतलब अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप किसी और के पास भी जा सकते हो। और अपने आखिर में उनको ये भी कहना है कि ये सिर्फ 10 15 20 मिनट लेगा, तो मे आई प्रोसीड। अगर वो कहे कि यस यू मे प्रोसीड, आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस सर्वे, यस नो। अगर वो यस करता है तो टूल फिल करना है, अगर वो नो करना है, नो कर लेते हैं तो फिर टूल फिल नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट मत करना, क्योंकि हमें उनके नहीं चाहिए फिर जो नहीं देना चाहते। आपने सिर्फ उनसे स्टार्ट में इस तरह इंट्रोड्यूस करके बस ये क्वेश्चन करना है। कोशिश करनी है कि जिसके साथ आप हो बस उसी के साथ आप ये कर भी लो, उसको समझाओ, इसका फायदा होगा। लेकिन अगर वो फिर भी बजिद हैं कि मैं नहीं देना तो छोड़ दो, और फिर आप चले जाओ नेक्स्ट हाउस होल्ड के साथ। अगर उस विलेज के सारे हाउस होल्ड खत्म हो गए और कुछ ने जवाबात नहीं दिए तो फिर बैकअप लिस्ट में जाके उनसे उतने नंबर करवाने हैं। ठीक है, तो पर्पस सिंपल यही है, मैंने जिस तरह आपको समझाया ये आप पढ़ भी सकते हैं इस तरह। फिर अपने इंट्रोडक्शन वगैरह जो है ये भी समझ सकते हैं आप, ये तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप लोगों ने हाउस होल्ड सर्वे किया है, तो किया ही इसीलिए था। अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है और की क्वेश्चंस है उसको पहले आप लोग थोड़ा सा सरसरी बता दो, बाकी टूल में डिस्कस कर लूंगा एक्सप्लेन। आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है ना सही तरह से? जी जी सर, आ रही। तो इसमें सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है यूटिलाइजेशन इन आउटकम। रोपिंग किट मिला या मल्टीपर्पज कैश असिस्टेंस मिला, उसकी यूटिलाइजेशन क्या हुई और उसका क्या आउटकम। मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हाउस होल्ड है, व्हाट डिड द हाउस होल्ड स्पेंड द कैश ऑन, उन्होंने किस चीज पे स्पेंड किया, और जिस जिस चीज पे भी स्पेंड किया उनमें से टॉप एक्सपेंडिचर कैटेगरीज कौन से है, मतलब ज्यादातर लोगों ने किस चीज पे किया, ये आपके शरीर से खुद समझ जाएंगे। ठीक है, फिर हम ये जानना चाहते हैं कि
ये जो ट्रांसफर इनको हुआ, क्या इसकी वजह से इनकी जो प्रायोरिटी नीड्स है वो आल पूरे हो गए, का मोस्ट का सम, या कोई भी पूरा नहीं हुआ? ऐसे कितने हाउस होल्ड है जिनको पैसे मिले लेकिन उनकी जो नीड्स थे उसके मुताबिक वो सारे कवर हो गए नीड्स के? नहीं, मोस्ट या सम या नन, कोई भी पूरा नहीं हुआ। अब आपने डरना इधर नहीं है, जो ये अब हाउस होल्ड सर्वे नहीं है। एक बात याद रखें, हाउस होल्ड सर्वे और इस तरह के सैंपल बेस्ड स्टडीज में मेन फर्क ये होता है कि जो हाउस होल्ड स्टडी आप सर्वे आप करते हो वो सर्वे है, वो आप सिर्फ नीड्स आइडेंटिफाई करते हो लोगों के, उसके डिटेल लेते हो, CNIC लेते हो, उसमें आपको सब कुछ पूछना पड़ता है और बताना भी पड़ता है। अब ये हाउस होल्ड सर्वे ये PDM है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा लीड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड सर्वे में आपने किसी से पूछा कि आपकी इनकम कितनी है और वो एवरेज इनकम मंथली कितनी है, और वो सोचता रहे आपको कि कितनी, तकरीबन आपने लास्ट मंथ कितना लिया था, वो बोला 40,000, तो इससे पिछले मंथ 20,000, तो एवरेज आप खुद उसको लीड करते हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो, निकालते हो। यहां आपने क्वेश्चन के बाद सब क्वेश्चन नहीं करने, ऐसा ना हो कि आपकी क्वेश्चन की वजह से ही वो आल कह दे। उसको आप सिंपल छोड़ोगे क्वेश्चन कि आपको जो पैसे मिले क्या इसने आपके घर के जरूरियात पूरे किए? ऑप्शन नहीं बताने कि तमाम पूरे किए कि कम, बस सिर्फ इतना पूछना है पूरे किए। अगर वो जवाब देता है कि हाँ, उसके बाद बोलना है कि अच्छा, तो तमाम जरूरियात पूरी किए कि नहीं, कम? वो कहते हैं हाँ बस ज्यादातर, तो मोस्ट सेलेक्ट कर लेना। ऑप्शन बताना मत, सिर्फ क्वेश्चन पे इस तरह करना ताकि फिर वो कहे कि हाँ थोड़ा बहुत, तो सम सेलेक्ट कर लो। वो कहते हैं नहीं यार, कोई भी जरूरत पूरा नहीं हुआ, मैंने पैसे लिए और घर पहुंचते पहुंचते कर्जों में खत्म हो गए, नन। तो वो जो बता रहा है ना, उन्हीं में से आपने रिलेवेंट रिस्पॉन्स देख के टिक करना है, उसको नहीं बताना कि इस क्वेश्चन के क्या क्या चॉइसेस है। अक्सर हम हाउस सर्वे में बताते हैं आपका कितना इनकम है, 10,000 है, 20,000 है, 50, यहाँ ऑप्शन बताते हैं, यहाँ हम बताएंगे नहीं, हम क्वेश्चन फ्लोट करेंगे। वो अगर सर हिलाता है कि यार कोई भी नहीं, तो नन सेलेक्ट कर दो और ज्यादा प्रोब मत करना, क्योंकि बायस्ड डेटा ना आ जाए। हाँ, कोई ऐसा चीज है जो उसको क्लियर नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं, तो आप उसे याद दिला सकते हो कि भाई मिले थे ना आपको पैसे, वो इतने तो मिले थे आपको पैसे, ऐसी चीजें याद दिला सकते हो, ठीक है, ताकि वो ए भी गलत जवाब ना दे। और अपनी ही लैंग्वेज में उनसे बात करनी है। सारे टूल के ये तो ऑब्जेक्टिव्स है, टूल के क्वेश्चन जब मैं दिखाऊंगा अपनी प्रॉपरली रीड करने हैं उनकी लैंग्वेज में। व्हाट आर फूड सिक्योरिटी आउटकम मेजर बाय, जो हमने फूड कंजम्पशन स्कोर लिया था उनसे, आप लोगों को याद होगा हाउस होल्ड सर्वे में हमारा एक क्वेश्चन था कि इन द लास्ट 7 डेज कितने दिन आप ये बिलो चीजें खा चुके हो, याद है आप सबको? जी सर। वो दिन बताता है। अभी हम दोबारा पूछेंगे, वो दिन बताएगा, हम कंपेयर करेंगे कि जो हमने हाउस होल्ड सर्वे में लिया था उसका और इसका अब क्या फर्क है, तो इसका फिर एक स्कोर बनता है, वो स्कोर मैं आपको टूल में दिखा दूंगा। फिर इसी तरह ऑब्जेक्टिव, सारे यही ऑब्जेक्टिव है, ये यूटिलाइजेशन, एक्सेस और सेफ्टी से रिलेशन क्वेश्चन होंगे, ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिले। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये अपने प्रॉपरली पढ़ने हैं। मैं तो टूल में ये आपको अभी वैसे भी सारे करवा रहा हूँ, लेकिन मैं सारे पे जा नहीं रहा हूँ ताकि टाइम ये अपने पढ़ने हैं कि हम ये डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो आपको फिर क्वेश्चन का फायदा होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया कि उधर एक क्वेश्चन है कि आपने जो पैसे है वो खर्च किए, वो कहते हैं हाँ, फिर आप क्वेश्चन करते हो कि किन किन चीजों पे, वो कहते हैं ये, फिर आप बोलते हो उसमें से टॉप कौन सा है, वो कहते हैं ये। इन 3 क्वेश्चन के जवाब में हमें क्या मिलेगा? Person top households spend their cash on this। इससे हमें इस तरह का एनालिसिस आएगा। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव्स आप फिर पढ़ लो डिटेल में, ठीक है। और बाकी वैसे भी हम ये सारे अभी क्वेश्चनर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चनर के टाइप पे नहीं होते, ये जो उस क्वेश्चन से जो डेटा आता है, एनालाइज होता है, ये उसके लिए।
अच्छा, फिर है मेथडोलॉजी। अब हमारी मेथडोलॉजी क्या होगी? हमारी ये जो मेथडोलॉजी है जो हम करने जा रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनर है हमारा, उसको हम यूज कर रहे हैं और इस पे हम ज़्यादातर एक्सेस टू कैश, यूटिलाइजेशन, सफिशिएंसी ऑफ द अमाउंट, फूड कंजम्पशन इन द लास्ट 7 days एटसेट्रा कलेक्ट करेंगे। ये हम करेंगे, कोई 2-3 दिन हमें चाहिए इसके लिए। ये डेटा क्वालिटी एथिक्स है। डिजिटल डेटा कलेक्शन टूल ही यूज करोगे आप लोग, कॉमकेयर। जो मैंडेटरी रिस्पॉन्सेज है उसके जवाब दिए बगैर वो आगे जाएगा नहीं टूल, तो वो आपने अच्छी तरह करना है। आपको इथिक्स वगैरह जो हाउस होल्ड सर्वे आपने किया था उसमें आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग में इथिक्स, कंसेंट, प्राइवेसी, सेफगार्डिंग के बारे में बताया गया था। तो जब आप हाउस होल्ड के साथ इंटरव्यू करते हो तो एक तो वहां और लोग नहीं होने चाहिए, आप अकेले जगह बैठे हो उसके साथ, क्योंकि इसमें कुछ फीमेल हेडेड हाउस होल्ड होंगे, कुछ मेल हेडेड होंगे। तो आपने एक अच्छी जगह पे बैठाना है, ऐसा ना हो बहुत सारे लोग भी बैठे हो, बिल्कुल इस तरह मत करना, प्राइवेसी होगी। कॉन्सेंट उससे स्टार्ट में लेना है और सेफ गार्डिंग भी करने के, जहां बिठा रहे हो, जहां जा रहे हो वो जगह सेफ है, उनके लिए कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इन इथिक्स का हमने ख्याल रखना है। जो आप में सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर इसमें डेटा कलेक्टर तो आप तमाम हो, लेकिन ज्यादातर सुपरवाइजर रोल आपके पास होगा साथ। सर वो जाहिद साहब से डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो फील्ड में टीम को मैडम अदीला पिछले सर्वेज में लीड करती रही हैं। तो वो देख लेना, जी क्योंकि सर। सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइजर ने आपके जो फार्म डेटा कलेक्शन है इसको प्रॉपरली डिस्कस करना है आप उनके साथ, कि कहीं पे कोई इश्यू हुआ हो, कोई गलती हुई हो तो वो खराब ना हो, ठीक है, वो मसले ना हो, और आपको गाइड करना, ले जाना, कितना करना है कितना नहीं करना, उसके लिए प्लान बनाना, उसमें हेल्प करेगा वो। सैंपल स्ट्रेटजी हमारी सिंपल है, ज्योग्राफी। सैम्पलिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हमने पॉपुलेशन हमारा ओवरऑल कितना है, 500 एमपीसीए रेसिपिएंट, 500 को एमपीसीए मिला, ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है। अब इनमें हम अप्रोच ये कर रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करने। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसको बोलते हैं कि 500 हाउस होल्ड है, मैंने कहा मैं पहला, पांचवा, 10वां, 15वां, जितना आपको चाहिए उसके मुताबिक रैंडमली सेलेक्ट करते हो, लेकिन वो आप नहीं करोगे, मैं करूंगा। तो उनमें से रैंडमली एक लिस्ट आ जाता है, लेकिन वो विलेज वाइज लिस्ट होता है। इसमें एक डिसग्रीगेशन हम विलेज रख देंगे, दूसरा हम देखेंगे कि मेल और फीमेल जो हेड ऑफ हाउस होल्ड होते हैं उनका भी प्रोपोर्शन इसमें हो, जितना है। विलेज तो तमाम के तमाम हमारे, जितनी भी 106 करना है, 100 करना है, वो हर विलेज में जितना जितना लोग था उसी के मुताबिक एक वो होगी। फिर इस तरह इसमें हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उसके मुताबिक ओवरऑल हमारे पास ये आया कि हमें 106 हाउस होल्ड करने हैं, ठीक है, 106। एक्चुअली में 88 करने हैं, लेकिन ऐसे भी इसमें आ सकते हैं जो ना मिले या कुछ और बाद में उनके डेटा में इश्यू, एरर्स हो, तो हम 18 एक्स्ट्रा कर रहे ताकि 106 तक पहुंच जाए। 1 मिनट मुझे दे दें। जी सर। समझ आ रही है? जी सर। अहमद दुआ कीजिए। अच्छा, ये बात मेरी समझ में आ गई ना? ठीक है। जी सर। अब आगे ये टेबल, इसको निकाला कैसे, 106 को निकाला कैसे, इसको आपने समझना है। ये हमारी 6 विलेजेस थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनमें हमने कितने हाउस होल्ड किए हैं टोटल, 500। हर विलेज का हिसाब आ गया, ठीक है। अब मैंने जो 106 करना है वो इन 6 विलेजेस पे इक्वली डिवाइड नहीं होगा, वो इसके हिसाब से होगा। तो इसका एक शेयर बन जाता है कि जो 508 टोटल थे इनमें से 117 का कितना परसेंट बनता है, तो ये डिवाइड हो जाता है इस पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस फतूफना का विलेज में 117 लोग हैं, तो 23% का जो सैंपल है वो इधर चला जाएगा।
इसमें 139 है सबसे ज्यादा, तो 27% यहाँ जाएगा। तो इसीलिए ये जो हमारा सैंपल है ना, ये वाला 106 वाला, ये तो ओवरऑल सैंपल बना। अब करने हमने इतनी, तो इसको अगर आप देखें ना, तो जिस विलेज में सबसे ज्यादा है वो इसीलिए क्योंकि उस विलेज में हाउस होल्ड भी ज्यादा है, तो उन्हीं के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपको जो लिस्ट मिलेगा वो 106 का मिलेगा, और उसमें एग्जैक्टली इन विलेजेस से इतने इतने हाउस होल्ड होंगे, और कोई 10-20 और हर एक विलेज में से 3-3 4-4 बैकअप भी दे दूंगा। समझ गए इस सैम्पलिंग को ना? तो इस जी वजह सर। से हमें 106 करना है, क्योंकि मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं करूंगा कि कुछ विलेजेस में हमने बहुत ज्यादा किए, कुछ में बहुत कम। फॉर एग्जांपल इस विलेज में सिर्फ 10 हाउस होल्ड है, तो यहाँ से सिर्फ 3 ही करने हैं बस, ठीक है? तो ये हमारा टारगेट होगा। अब डेटा कलेक्शन टूल पे मैं जा रहा हूं और आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है? अब आते हैं डेटा कलेक्शन टूल पे। अब मैंने आपको जिस तरह स्टार्ट में थोड़ा सा दिखाया, अभी ये जो हमारा डेटा कलेक्शन टूल है, ये स्टार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन है, इसमें लिख के गए हैं। अगर वो बेनिफिशियरी जिस टाइप का भी है, थोड़ा सा आप उसको समझा देते हो, फिर कॉन्सेंट ले लेते हो, फिर शुरू करते हो, तो क्या करते हो, नेम हम इसमें रिस्पोंडेंट का नहीं लेते, लेकिन CNIC और कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे, ये याद रखें, ठीक है? नेम भी ले सकते हैं ताकि बाद में हमें कंपैरिजन के लिए अच्छा हो। तो इसी तरह के सबसे पहले तो ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होगा, मेल है कि फीमेल है, रिस्पोंडेंट, विलेज कौन सा है, यूनियन कौंसल कौन सा है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे आपको ड्रॉप डाउन में मिलेंगे, और वही विलेजेस होंगे जिन विलेजेस से ये है। और इसका जो कॉमकेयर वाला पार्ट है वो मैं अहमद से थोड़ा और डिस्कस करूंगा, उसमें सिर्फ एक पार्ट करना होगा। जिस तरह वॉचर स्कीम था ना कि आप QR कोड से स्कैन करते थे, इसमें आप QR कोड से स्कैन नहीं करोगे। स्टार्ट में जो CNICs मैंने दिए होंगे या जो HHID हम बनाते हैं, वो आप सर्च में दोगे तो उस बंदे का डिटेल खुद ब खुद आ जाएगा। ये सारा डिटेल खुद ब खुद आ जाएगा कि जेंडर, वेंडर, विलेज, मिलेज, नाम, CNI सब कुछ आ जाएगा। आपने बस डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना। सबसे पहला क्वेश्चन सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये अकाउंटेबिलिटी के लिए। हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, आप में से एक बंदा पढ़ेगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक बंदा बारी बारी। क्या क्वेश्चन है आपको नजर आ रहा है सामने, ये 2.1। हाउ डिड यू फाइंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? ये 2.3 2.1 है। इट इज क्लियर टू यू हाउ एंड व्हाई यू वर सिलेक्टेड टू रिसीव कैश असिस्टेंस? इससे पहले आपने कुछ और बोला, वो कोई और क्वेश्चन था? जी सर, वो मैं 2.3 पढ़ रहा था। सॉरी, क्या पूछ रहे हैं हम कि इज इट क्लियर टू यू हाउ एंड व्हाई यू वर सेलेक्टेड? आपको जो कैश मिला, क्या आपको पता है कि आपको क्यों मिला? आपको ये पर्पस, ऑब्जेक्टिव पता है कि क्यों मिला? अब यहां पे यस नो मत बताना, बस वो कहेगा हाँ, तो पूछो किस लिए आपको, आपके ख्याल में मिला। तो अगर वो फिर कहे कि हाँ पता ना हो, तो फिर नो कर दो। और नो के केस में फिर आप उसके साथ डिस्कस करके अदर में इस तरह टेक्स्ट डाल सकते हो कि ये असल में आपको इसलिए मिला था कि फ्लड आया था, फ्लड की वजह से यहाँ पे मसाइल हुए थे, तो इसके वजह से हमने एक हाउस होल्ड सर्वे किया ताकि जो नीडी लोग हैं उनको कैश मिले। तो अगर वो इतना भी बता दे ऊपर वाले में कि हाँ क्योंकि फ्लड आया था इसलिए हमें सपोर्ट मिला, तो बस यस कर दो, ये दूसरा क्वेश्चन फिर आएगा ही नहीं, ठीक है, स्किप हो जाए। अगर वो नो करता है तो फिर आप बताओ व्हाट आपके ख्याल में फिर क्या, किस वजह से दिया। फिर भी वो कुछ जवाब न रहे तो इस क्वेश्चन को फिर छोड़ देना, जोर जबरदस्ती कुछ न कुछ लिखवाना मत। लेकिन वो इस क्वेश्चन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं जिसमें डैश होता है, ओपन होता है, जिसमें ऑप्शन होते हैं वो मस्ट है, कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट होना है, ठीक है। इससे पता हमें क्या चलेगा कि कितने ऐसे हाउस होल्ड है जिनको ये पता था कि उनको ये कैश असिस्टेंस क्यों मिल रहा है। तो ये आपकी कोई असेसमेंट नहीं हो रही, ठीक है। हर जगह पे खुद ऐसा ना हो कि आप डर जाओ और कहो कि यार ऐसा ना हो फिर लोग कहे कि इनको तो पता ही नहीं था। नहीं, इसका कोई इस तरह तुक नहीं बनता। इससे ये तुक बनता है कि कितने लोग ऐसे हैं
जो असिस्टेंट रिसीव कर लेते हैं, लेकिन इनको जाहिरी बात है आपने एक्सप्लेन किया था जब आप हाउस होल्ड सर्वे में गए थे, इसीलिए तो आप हाउस होल्ड सर्वे कर रहे थे, लेकिन उनको फिर भी याद नहीं होता। तो ये इससे सिर्फ ये कैप्चर हो जाता है कि लोग कितने ऐसे होते हैं जिनको ये मकसद याद होता है, बस। इससे ये नहीं है कि आपने क्या मकसद एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था। हाउ डिड यू फाइंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? जब हाउस होल्ड, आपने ये नहीं बताना जब मैं आया था आपके साथ और आपका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो आपको कैसे लगा था, नहीं सॉरी सर अपना। वो हम्म? सॉरी सर, वो आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही थी, वो समझ नहीं आई। कौन सी वाली है? पहले क्वेश्चन पे जब था मैं 2.1। जी जी, 2.2 के बाद जो है वो हम आगे जा रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इज इट क्लियर टू यू कि आपको ये रिसीव क्यों, कि किस मकसद के लिए मिला, इससे सिर्फ हम ये कैप्चर करते हैं कि क्या जो हमने सपोर्ट दिया इस बंदे को पता भी था कि क्यों हमने दिया। तो ये आपकी सोशल मोबिलाइजेशन को टेस्ट नहीं कर रहे हम, लोगों की रिकॉल को टेस्ट कर रहे हैं कि लोग, कितने लोग ऐसे जिनको पता होता है कि उनको जो भी असिस्टेंस मिलता है वो क्यों मिलता है। ठीक है, तो आपने ज्यादा जी एक्सप्लेन सर। नहीं करना, उससे सिंपल पूछना है कि आपको पता है कि आपको एक कैश असिस्टेंस क्यों मिला। वो कहते हैं हाँ, तो बोलो क्यों। तो वो बोलेगा कि फ्लड आया था, तो बस ठीक है, यस पे खत्म। वो बोलता है यार सही नहीं पता, तो नो कर दो और फिर पूछो कि फिर थिंक करो कि आपको क्यों मिला। फिर वो सोच ना ले तो आप उसको बता दो कि ये आपके फ्लड आया था तो फ्लड की वजह से मिला था, लेकिन फिर यस मत करना, नो ही ठीक रहेगा क्योंकि उसको नहीं पता था। तो इसको, इसमें हम आपकी असेसमेंट नहीं कर रहे, इसमें हम लोगों की कर रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो, जिनका सर्वे हो जाता है और बाद में उनको पता भी होता है कि मुझे ये असिस्टेंस क्यों मिला। अब आवाज सही आ रही है ठीक ना? है। जी जी सर। जी सर, जी सर। हाउ डू यू फाइंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? अब यहाँ पे मैं कह रहा था आपने उनको ये जिक्र मत करना कि मैं जो आया था और आपका जो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन किया, ये उसी की बात हो रही है, लेकिन आप मत बताना कि मैं जो आया था। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये बताया कि मैं जो आया था तो वो आपके शर्म की वजह से फिर जाहिर बात है कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आपने ये, आपने जी सिर्फ सर। कहना है कि यहाँ जब वो लोग आते थे और आपकी हाउस होल्ड का फॉर्म भर रहे थे, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है जो आप चारों कर चुके हो, जो हाउस होल्ड सर्वे आप कर रहे थे। तो आपने जी पूछना है सर। कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, लोग जब आ रहे थे आपके ख्याल में वो कैसा था। अब उनको ऑप्शन आप बताओगी नहीं, ठीक है, कैसा था, वो दो तरह के जवाब देगा, जाहिर बात है। वो अच्छा था, तो आप बोलना कितना, मतलब बहुत बहुत आसान था, कि नहीं बस आसान ही था, या मुश्किल था, या बहुत, ये उसके जवाब के बाद आपने बोला। अगर वो बोले कि हाँ ठीक था, तो फिर वेरी इजी और इजी इन दोनों को एक्सप्लेन करके ले लेना उससे। अगर वो कहता था अच्छा था, तो आप बोलना बहुत ज्यादा कि नहीं बस गुजारा था। तो अगर बहुत ज्यादा बोलता है वेरी इजी, गुजारा इजी। अगर वो जारिक जवाब दे आपको पहले कि नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, तो न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन डोंट नो। अगर वो जवाब में ये कहें कि यार मुश्किल था, तो जब मुश्किल था तो फिर इन दो को कैटेगराइज कर देना। मुश्किल था, अच्छा, बहुत मुश्किल था, कि नहीं सिर्फ बस मुश्किल था थोड़ा बहुत। तो अगर वो बहुत बोले तो ये, और अगर कम बोले तो ये। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस भी उसके सर हिलाने पे एक्सप्लेन होंगे फिर बाद में, और ये अगर वो हाँ कहते तो उस हिसाब से तब आप टिक करना। ऐसा कभी मत करना स्टडीज में कि आप किसी से पूछो कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे लगा, वेरी इजी, इजी, न्यूट्रल, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, नहीं, इस ऑप्शन नहीं बताना। आपने सिंपल क्वेश्चन पुट किया, मैं आपसे पूछा आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा लगा, आसान था कि नहीं था, या इस तरह बोला आसान था कि नहीं था, वो बोला हाँ आसान था, आसान था बोला, तो फिर बोलो कि कैटेगराइज कर दो, बहुत ज्यादा आसान था या बस आसान था, तो उधर ले जाओ। अगर वो कहे कि नहीं मुश्किल था, तो फिर मुश्किल वाले में ले जाओ। अगर वो कंफ्यूज है कि पता नहीं, तो न्यूट्रल। ठीक है, तो ऑप्शन उनको इस तरह घेरना है। फिर पहले मेन कैटेगरी आए, आसान था मुश्किल था, अगर आसान था तो ये दो कैटेगरी एक्सप्लेन करो, और अगर मुश्किल था तो वो। इसी तरह जो सेटिस्फैक्ट्री की क्वेश्चन हम करते हैं, जितनी भी इस तरह के रेटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोगों ने किए होंगे ना पहले,
वो जो सेटिस्फाइड वेरी सेटिस्फाइड के आते हैं, याद है ना, या रेट 1 to 5, याद है आपको? जी 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 सर। सर। इस तरह के तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। अगर रेट भी करना हो तो आप कैसे रेट करोगे? तो आपके पास 1 to 5 स्केल है, तो पहले आप बोलोगे कैसे रेट करोगे, वो कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे पास 5 स्केल है, 1 2 3 4 5। आप क्या बताओगे? 1 मीन्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, 2 मीन्स हाँ फेयर था, 3 मीन्स अच्छा था, 4 मीन्स बहुत अच्छा था, 5 मीन्स एक्सीलेंट। तो आप पहले उनके अच्छाई की तरफ देख लेते हो तो उनके ऑप्शन, फिर जो बुराई वाले अगर बुरी तरफ पे हो गए तो वो वाले ऑप्शन, फिर आपने उसे एक्सप्लेन किया। अच्छा, अगर वो बोले, अगर वो इन तीनों में से बोले, ये दो में से डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट, अगर उसने वेरी इजी या इजी में कोई चॉइस आपने लिया तो खत्म बात। अगर वो कहते हैं कि मुश्किल था या बहुत मुश्किल था, तो फिर आपने क्वेश्चन पूछना है इफ डिफिकल्ट वाई, फिर ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट में एक्सप्लेन करवाना है कि वो कह रहा है कि डिफिकल्ट है वेरी, तो क्यों, क्या मसला था, एग्जैक्टली वो सेंटेंस इधर लिखवाना है। समझ में आ रहा है ना? जी 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 सर। सर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 2.4, ये तब आएगा जब आपने इसका जवाब, अगर उसने डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट कहा। फिर हमारा अब शुरू होगा, ये यहां तक हमारा सिर्फ था सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसको क्लियर था कि नहीं, और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आसान था कि नहीं था। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं एक्सेस टू रिसीव असिस्टेंट प्रोसेस। हाँ, ये क्वेश्चन है कि ओवरऑल हाउ डिड यू फाइंड द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग योर कैश ट्रांसफर। ऊपर वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से था कि जब लोग आए थे और आपकी सर्वे कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन है कि आपको वो प्रोसेस कैसा लगा जब आप कैश ट्रांसफर तक जा रहे थे, मतलब जब आप कैश ट्रांसफर को रिसीव करने जा रहे थे तो वो प्रोसेस आपके लिए कैसा था। वो भी सेम ही ऑप्शन है और वही तरीका अपनाना है। अगर ऑप्शन मत बताना, सिंपल इतना बताना कि जो कैश ट्रांसफर के लिए आप जा रहे थे वहां पे वो प्रोसेस किस तरह था। अगर वो बोले कि समझा नहीं, तो आप बोलो जब आप की सिलेक्शन हो गई और आप जो भी बैंक आपका था जहाँ पे वो जा रहा था वो याद दिला देना ना, आपको तो पता है ना कि किधर गया था कैश लेने के लिए। जी सर। तो आप बोलना उधर जब आप गए थे तो वो जो कैश को लेना था वहां तक एक्सेस का वगैरह, घर से निकलना उधर तक जाना, ये सारा प्रोसेस आपके लिए कैसा था। तो वो जाहिर बात है दो तरह के जवाब देगा। सबसे पहले कि हाँ गुजारा था, तो फिर वेरी इजी इजी में से एक्सप्लेन कर लेना। अगर वो कहते हैं कि यार मुश्किल था, तो फिर डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट में एक्सप्लेन कर लेना, सेम चीज। और इधर भी अगर वो डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट पूछता है, बोलता है, तो आपने रीजन पूछना है कि क्यों, क्यों डिफिकल्ट था। तो वो बोल सकता है फिर के रास्ते में वो बहुत था, कतार बहुत लगे थे, लोग बहुत ज्यादा थे, ये था, वो सारा चीज वो जो भी बोलता है वो इधर लिखना है। फिर उनसे कंफर्म करना है टोटल वैल्यू ऑफ कैश असिस्टेंट रिसीव्ड, आपको कितना कैश, मुझे हम सबको पता है 20,000 ही सबको मिले, सिर्फ हाँ जस्ट जी। फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है, जी कितने मिले थे। ओके। तो अगर वो 20,000 से अलावा बोले तो आप फिर टटोल लेना थोड़ा सा कि कैसे मिला, तो 20,000 था, आपने आपसे किसने लिया, शायद बैंक में किसी ने उससे कतार में आगे करने के लिए लिए हों या कुछ और ना हुआ हो। तो उसको बोल दो कि कंफर्म कर दो, पैसे तो 20,000 ही थे, आप कैसे कह रहे हो कि इससे कम मिले थे। अगर वो 20,000 बोल लेते हैं फिर तो चुपके से आगे जाओ, 20,000 के अलावा कोई फिगर बोल, 20,000 थे ना साथ। जी 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 सर, सर। 20,000 थे जी सर। सर। तो अगर नहीं था इस तरह तो फिर कोई और अमाउंट बोले तो टटोल लो थोड़ा सा, इसके क्वेश्चन भी आगे आते हैं लेकिन यहाँ पे देख लेना। अच्छा, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन डिड यू नो हाउ मच कैश यू वुड रिसीव। जब आपने कहा कि 20,000, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन के दरमियान या आप जो जा रहे थे और बैंक से कलेक्ट कर, इससे पहले क्या आपको पता था कि आपको कितने पैसे मिलेंगे? यस नो है सिर्फ, ठीक है, ये क्वेश्चन कि पता था कि नहीं था। दूसरा, डिस्टेंस टू कैश पॉइंट, ये एहतियात से करना। एहतियात से इस तरह, फ्रॉम होम टू द
कैश पॉइंट, ठीक है, कि आपके घर से जब आप रवाना हुए और कैश पॉइंट तक जा रहे थे वो कितना डिस्टेंस था, कितना फासला था। तो अक्सर तो इन बेचारे लोगों को खैर इस तरह किलोमीटर का पता नहीं होता। आप खुद अगर अंदाजा लगा सकते हो जिस विलेज में आप हो और कैश पॉइंट तो आप सबको पता है कि किधर था, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आप इसको ऐसे बोल सकते हो उनको कि आपकी नज़र में आपके घर से वो जो बैंक था जहां से आप पैसे लिए थे कितना किलोमीटर का होगा, पहले इस तरह पूछते ना। वो शायद कुछ बोले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो इसमें 3 ऑप्शन है, लेस देन 2 किलोमीटर, 2 to 5 किलोमीटर, ग्रेटर देन 5 किलोमीटर। इन तीनों में से अगर वो एग्जैक्टली कोई बोल लेता है, फॉर एग्जाम्पल बोले यार 1 किलोमीटर का था, तो लेस देन 2 किलोमीटर में चला जाएगा। वो बोले ये तकरीबन 3-4 था, तो 3-5 में आएगा वो। और अगर वो बोले कि 5 या इससे ऊपर जो भी नंबर बोले वो सीधा इसी कैटेगरी में आएगा। हम यहाँ पे उससे डिस्टेंस ले नहीं रहे, हम ऑप्शन दे रहे हैं, इन ऑप्शन में से हमने टिक करना है। लेकिन उसको ये ऑप्शन देने की जरूरत, वो खुद ही बोल देगा आपको कि यार तकरीबन 2 किलोमीटर तो समझो, तो ये वाला ले लो, ये 2 to 5, ये वाला 2 से कम वाला है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 2 से कम, 0 to 1.9, ये है एग्जैक्ट 2 से 5, ये फिर 5 अबव है, मतलब इसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर वो इस तरह कोई भी किलोमीटर बोल लेता है इन रेंजेस में, देखो टिक कर दो। अगर वो बोले कि मुझे तो नहीं पता, तो फिर आप इसमें देख लेना कि खुद फैसला अगर आप कर सको तो कर लो, वरना क्या आप लोग क्या समझते, इसमें एक डोंट नो का भी डाल दूं, आप क्या सर है समझते हैं? इसमें ना, एक्चुअली हमारे पास कुछ जो बेनिफिशरीज आए हैं वो ऐसे भी हैं जो 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आए हैं। तो वो 5 से ऊपर में आ जाएगा ना। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा आप बता रहे हो, कितना किलोमीटर? सर वो ये डिस्कस हुआ था, ये 20 to 25 किलोमीटर था। कुछ लोग दरिया के पार से भी आए थे ना सर, तो उनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा बन रहा था। चावर इस डिस्टेंस को यहाँ पे रंगपुर में ये वन वे डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब घर से बैंक, बैंक से वापस वाला इसमें शामिल नहीं है, बैंक से वापस घर जी तक सर, आने वो वाला। ये वन साइडेड है सर। वो एक्चुअली रंगपुर सिटी में बैंक था नहीं ना सर, तो वो इस वजह से उनको थोड़ा वो आगे जाना पड़ता था, एट मोहम्मद वाह वाली साइड पे। फिर एक वहां पे काम फैसल करते हैं, बैंक था। फिर एक काम करते हैं, इसमें एक 6 to 10 डाल देते हैं, ठीक है, जी सर। और एक इसमें डालते हैं 10 to 20, एंड आखिरी बस ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। और डोंट नो इसमें हम डाल दे कि नहीं, आप खुद पता लगा सर ये सकोगे फिर उधर खड़े होके कि इतना तक हो सकता है। सर एवरेज जो लोग है ना सर, जो लेने आए थे एमपीसीए, हम्म। उनका सर है एवरेज 20-25 तक है सर डिस्टेंस। तो इसमें फिर ये लेस देन 2 to 5, 6 to 10 तो रखना होगा, और साथ में 10 मोर देन 20 किलोमीटर, तो बस ठीक है, ज्यादातर सर फिर ये यही ठीक होगा, डोंट नो की जरूरत फिर नहीं रही। 6 से 10 तक कर ले सर। 2 to 5 और 2 किलोमीटर किसी का भी नहीं था, ज्यादा है डिस्टेंस। मैं फिर कर लेता हूँ लेस देन 5 किलोमीटर, ठीक है, ये कर जी लेता हूँ सर। 5 to 10, ये कर लेता हूँ 11 to 20, और ये कर लेता हूँ ग्रेटर देन 20। जी सर। अगर उनको पता होगा बोले तो उन्हीं का लिखना, टिक करना, नहीं बोले अंदाजा लगाना, फिर भी ना हो तो कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो डोंट नो मैं चाह रहा था, लेकिन डोंट नो से फिर कहीं वो मसला ना हो जाए ना कि सबका डोंट नो हो जाए, कुछ न किसी तरह ले लेना है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आते हैं, आप लोगों का जब भी कोई क्वेश्चन मुझे रोका करे, ठीक है, या अपने साथ लिखते जाए अगर आखिर में करना चाहते हैं। जी जी सर। सर। डिस्टेंस टू कैश पॉइंट, ठीक है, ये डिस्टेंस टू कैश पॉइंट था। अब है वन वे ट्रेवल टाइम टू कैश पॉइंट, कैश आउट ये क्यों बोलते हैं पता नहीं इसको। अब क्वेश्चन है
वन वे ट्रेवल टाइम टू कैश पॉइंट, वो था किलोमीटर, ये अब टाइम है। अब टाइम में आप उनसे बोलना आपका टाइम कितना लगा था वन वे, घर से कैश पॉइंट तक कितना टाइम लगा था, वो खुद ही बोल देगा कि घंटा लगे था। तो वो जिसमें से जिसमें भी आता है उसको सेलेक्ट कर दो। ये 30 मिनट्स का भी इसमें है, 31 टू 60 मिनट मतलब आधे घंटे से 1 घंटा, 61 टू 120 मिनट, ये मिनट्स में ही टिक करना है। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक, और ये फिर 2 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। इसको इसी तरह मिनट में रख रहा हूं क्योंकि मिनट्स की हिसाब ही लगानी होगी आपने, ठीक है, आवर्स की नहीं, ये मिनट्स है सारे, ठीक है। तो एक था डिस्टेंस कितना था, दूसरा हमारा आ गया वन वे ट्रेवल। ट्रेवल के ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, बस इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। जी सर, इतना ही है। डिड यू पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू एक्सेस कलेक्ट योर कैश पॉइंट, सिंपल क्वेश्चन है, जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने कुछ दिया था कि नहीं, यस नो, अगर दिया था तो कितना, ये सिंपल, कितना पी कैर लगा, एफ यस, हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब घर से कैश पॉइंट तक जाने में। डिड यू फेस एनी चैलेंजेस रिसीविंग कैश, जब आप कैश रिसीव कर रहे थे आपको कोई चैलेंजेस वगैरह आए थे, यस बोले तो नीचे ये ले लेना, नो बोले तो बात खत्म। अगर यस बोले तो इफ यस व्हाट चैलेंजेस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन है ये। इसमें आप कॉमकेयर पे जब आप देखेंगे तो ये आपको इसी तरह टिक मार्क लगाने की इजाजत देगा, तो ये वाला सेलेक्ट ऑल। बाकी क्वेश्चन हमारे जो यस नो के होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये है कि मुख्तलिफ ऑप्शन में इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी के इश्यूज मुख्तलिफ हो सकते हैं ना, तो चैलेंजेस फिर आप सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई करोगे। अब ये क्वेश्चन पूछना कैसे है, सबसे पहले आपने पूछा क्या जब आप कैश रिसीव करने गए थे आपको कुछ मुश्किलात का सामना हुआ था, उसने कहा हाँ, उसने कहा नहीं, बात खत्म, और प्रोब ना करो। उसने कहा हाँ हुआ, तो बताना क्या क्या हुआ था, क्या मुश्किलात पेश आए थे, ऑप्शन मत बताना, ठीक है, क्या मुश्किलात पेश आए थे पहले मत बताना। ये सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के ऑप्शन फिर आप बता भी सकते हो, जो वन सिलेक्शन होता है ना वो नहीं बताते, ये आप बता सकते हो लेकिन पहले नहीं, पहले बताओ क्या क्या चैलेंज है। अगर वो बोले कि यार जो बैंक था उस तक पहुंचने में मुझे मुश्किलात नजर आए, तो ये पहले वाला टिक करेंगे हम कि डिफिकल्टीज गेटिंग टू द बैंक टू विथड्रॉ मनी, ठीक है। अगर वो अपनी जुबान में बोले कि डिफिकल्टी गेटिंग टू लोकल मार्केट्स टू विथड्रॉ द मनी, अब ये ऑप्शन मैंने आप लोगों के साथ रिफाइन भी करने हैं, क्योंकि चैलेंज अगर ये आया कि गेटिंग टू द बैंक आउटलुक टू विथड्रॉ द मनी, सो इस एमपीसी सिस्टम में आपका कैसा था, बंदा बैंक जाता था और उधर ही उसको मिल जाता था कि नहीं, पहले वो सर हमारा वो हम्म, बैंक बैंक में था सर, ये उसमें दूसरा कोई और नहीं था सर, वो कोई पॉइंट नहीं था हमारा, बस वो एक ही फैसल बैंक था, सब वही गए हैं। ओके। तो एक क्वेश्चन, एक फिर ये कि मुझे चैलेंज उसका ये हो सकता है कि बैंक या आउटलेट तक जाने में मुझे डिफिकल्टी महसूस हुई, मतलब फेस की मैंने। दूसरा हो सकता है इन द प्रोसेस ऑफ विदड्राइंग मनी, जब मैं विदड्रा कर रहा था मनी, तो क्या ये किसी एटीएम से विदड्रा कर रहे थे कि नहीं, वहां एक कैश काउंटर पे बंदा बैठा था सीधा कैश दे रहा था। सर ये कैश काउंटर पे था, ये थंब वेरिफिकेशन देते थे और इनके पास कोड चले गए थे, ये वहां पे कोड देते थे और थंब वेरिफिकेशन के बाद इनको कैश मिल जाता था काउंटर से। फिर ये ऑप्शन इस तरह पढ़ेंगे हम, डिफिकल्टीज इन obtaining द कैश फ्रॉम द कैश काउंटर, फिर ये हमारा इसी तरह ही आ जाएगा। ये मुख्तलिफ चैलेंजेस हो सकते हैं ना, हम सिर्फ इसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं। तो अगर उसने कहा कि मुझे कैश रिसीव करने में चैलेंजेस आए हैं, तो वो फिर हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो उसका एक तो ये हो सकता है कि बैंक तक जाने में मुश्किल था, या फिर जो कैश काउंटर से पैसे लेने थे उसमें मुश्किल था, या डिफिकल्टी रिसीविंग आर यूजिंग द कोड। हमारे बुनेर में इस तरह था कि इनको एक कोड मिलता था, मैसेज आता था,
कि आपको इतने पे, इस तरह का कोई सिस्टम इसमें था, कोई मैसेज जाना था? जी सर, इसमें बैंक की तरफ से पहले कोड जाता था सर। तो ये और चैलेंज भी हो सकता है, तो ये चैलेंज रख देते हैं कि वो ये भी कह सकता है कि ये जो कोड था ना उसका मसला था, आ नहीं रहा था। तो अगर वो इस तरह अपनी जुबान में बोले तो आपने ये सेलेक्ट करना है। जी, ये कुछ केसेस आए भी हैं सर जिनमें कोड नहीं गए थे, तो उनको फिर आपने बाद में बैंक से लेके तो मैनुअली दिए हैं जबरदस्त, इसीलिए ये क्वेश्चन हम कर भी रहे हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा चैलेंज आप लोगों की नजर में है जो इनको पेश हो चुका होगा, ताकि हम वो भी कलेक्ट कर ले? और मैं तो सर सिर्फ यही था, ये कोड वाला ही, क्योंकि यहाँ पे कब सिग्नल्स का इशू होता था या सम टाइम वो मोबाइल ही बंद होते थे उनके, तो उनको कोड नहीं रिसीव होता था। चलो, जो अदर का डाल दिया एक, अगर इनमें से कुछ हुआ वो भी टिक कर देना, अगर इसके अलावा भी वो बोलते हैं तो अदर को टिक करके अदर वाले बॉक्स में भी डाल देना। ठीक है? ठीक है सर। जी सर। अब यूटिलाइजेशन ऑफ कैश असिस्टेंस, अब इसको यूटिलाइज कैसे किया भाई तुमने? डिड यू यूटिलाइज द अमाउंट यू रिसीव्ड? सिंपल यस नो, बताना मत, सिंपल कहना। क्या आपने जो अमाउंट मिला था खत्म कर दिया, इस्तेमाल कर दिया? अगर वो बोले हाँ तो यस पे क्लिक, अगर वो बोले नहीं तो नो पे क्लिक। अगर वो बोले हाँ किया, तो अप्रोक्सीमेटली हाउ मच हैव यू स्पेंट सो फार? अगर आपने स्पेंड किया है तो अंदाजतन आपने कितना खर्च किया होगा? अब वो तो बेचारा परसेंटेज बोल नहीं सकता, वो तो मुझे कंफर्म है कि इतना परसेंट बोलेगा वो। अगर वो बोले सारा का सारा, तो 100% को ले लो। अगर वो कंफ्यूज है, सारा का सारा बोला तो सिंपल है, कंफ्यूज है, तो फिर आप बोलो 0% तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने यूटिलाइज किया है। तो इस ऑप्शन को तो हम यहां से निकाल ही ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो कह ही रहा है कि मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अगर वो नो कहेगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप कहो कि तकरीबन 1 से लेके 25% तक, अगर वो सारा बोले 100 ले लो, अगर वो सारा नहीं बोल सकते, फिर लोग तकरीबन कितना, अगर 4 हिस्सों में हम बांटे, ठीक है, 25 25 25 25%, 25%, 2500 तक जाता है। तो क्या आपने 4 हिस्सों में अगर हम बांटे तो सिर्फ एक हिस्सा खर्च किया होगा, दोनों हिस्से खर्च किए होंगे? अगर वो बोले एक हिस्सा तो 25%, बोले 2 हिस्से तो 50%, वो बोले तकरीबन 3 तक तो 75, सारा का सारा तो 100। समझ गए? जी जी सर। सर। इसी तरह परसेंटेज का कोई वो अंदाजा लगवाना है वहां से। हु डिसाइडेड हाउ टू स्पेंड द मनी? अब इसमें भी एक सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन है कि जो आपको पैसा मिला, ये अगर आप अभी रियलाइज करोगे या कर दिया है, तो ज्यादातर कौन ये डिसाइड करता है कि इसको किस चीज पे मैंने खर्च करना है? ठीक है? इसका मकसद ये है कि इसका अंदाजा हम लगे कि क्या सिचुएशन है। लोग को जो भी मिला है वो उसके बाद, अब ये भी सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है, ठीक है? तो इसमें पढ़ना मत, इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन है। द ऑर्गेनाइजेशन आई रिसीव्ड इट फ्रॉम टोल्ड मी हाउ टू यूज, मतलब हमें DOCRS ने बताया कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया कि हम बताते थे उनको कि 4000 तुम्हारी फुट के लिए, इतना इसके लिए और इतना डिब्रीज रिमूवल के लिए। तो वो या कहेगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, वो ये भी कह सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया था और हेड ऑफ हाउस होल्ड ने बताया, जो हमारा हाउस होल्ड, अगर वो खुद है तो वो कहेगा कि मैंने बताया, तो आप पूछ लेना आप हेड ऑफ हाउस होल्ड, वो कहेगा हाँ तो टिक कर देना। या वो कहेंगे फैमिली कंबाइंड, तमाम फैमिली ने फैसला कंबाइंड किया कि इसको कैसे खर्च करते। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन भी सेलेक्ट हो सकते हैं कि वो कहे ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया था, हेड ने भी बताया था और फैमिली ने भी बताया था, तो 3 ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? इसमें एक ऑप्शन और है, वो ये, हम जानना चाहते हैं कि ज्यादातर ये जो स्पेंडिंग डिसीजन है ये मेल करते हैं कि फीमेल करते हैं। अगर फैमिली कंबाइंड कोई बोले तो फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन क्या एक ऐसा ऑप्शन इसमें हम ला सकते हैं? ये मैं आप लोगों से सिर्फ पूछ रहा हूं, इसमें था नहीं कि फीमेल एल्डर्स
ऑफ द हाउस होल्ड। क्या कैसा रहेगा इसमें? फीमेल डिसीजन मेकिंग को हम थोड़ा सा एस्पेक्ट लाना चाहते हैं, पता चले कि कितने फैमिली ऐसे जिसमें फैसले फीमेल एल्डर्स भी करते हैं। जी सर, इसमें अगर इस तरह मतलब हेड ऑफ हाउस होल्ड में कुछ सर विडोज भी है ना जो खुद डिसीजन ले रही है, तो हेड ऑफ हाउस होल्ड में चला जाएगा। तो उसमें वो फीमेल और मेल की सेग्रीगेशन तो नहीं होगी सर, नहीं उसमें नहीं तो नहीं, सिर्फ बस हेड हेड ऑफ। ऑफ हाउस होल्ड ने सेलेक्ट किया, जो भी हेड है, मेल है फीमेल है जो भी है। इसीलिए तो फीमेल का एक ये लेना चाह रहा था कि फीमेल एल्डर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, वो चारों भी सेलेक्ट बता सकता है, चारों भी हो सकते हैं। ये ठीक है सर। अच्छा, लेकिन इसको अगर हमने ऑथेंटिक बनाना है तो फिर इसके साथ एक गेम ऑल करना होगा, मेल एल्डर्स ऑफ द हाउस होल्ड और फीमेल एल्डर्स ऑफ द हाउस होल्ड। सही, फिर सर वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड वाला ऑप्शन तो खत्म नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, ये एल्डर में पूछ रहा हूँ, हेड नहीं पूछ रहा। अच्छा। हेड तो हमारे पास एक ऑप्शन है ना, हमें तो पता है ना कि कौन से घर का हेड मेल है कौन सा फीमेल है, वो वहां से हम वी लुक अप कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये फॉर्म ठीक है। लिंक होगा एमपीसीए वाली सीएनआईसी लिस्ट से। तो अगर वो फीमेल हो गया और वो हेड होगा हमें पता चल जाएगा। तो ठीक यहाँ है पे सिर्फ हमें बाइफर्केशन मिल जाएगी। सारे तो जायद शादा नहीं हो, लेकिन आपने ऑप्शन पढ़ने नहीं है, सबसे पहले बोलना है ये जो मनी आप स्पेंड करते हो इसका डिसीजन कौन किसने लिया या कौन लेगा। ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो खुद कहेगा कि हमें तो ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था। तो आप पूछना और हमारे बाप ने बताया था, और यार फैमिली से भी डिस्कस हुआ था, और तो इसी तरह आप ये जो ऑप्शन है इस तरह खोजते जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन में हमेशा इस तरह करते हैं। और फिर अगर वो मेल एल्डर्स ऑफ द हाउस होल्ड या फीमेल एल्डर ऑफ द हाउस होल्ड एग्जैक्ट लैंग्वेज तो बोलेगा नहीं, तो उसके लिए आपने ये क्वेश्चन करना है कि इस डिसीजन में मेल एल्डर ज्यादातर कंट्रीब्यूट करते हैं कि फीमेल एल्डर। तो वो अगर कहे कि मेल, तो मेल वाला भी टिक कर दे, फीमेल तो फीमेल वाला टिक कर दे। ठीक है, ठीक है समझ गए सर। ना? हाजिर जनाब बोला करें, समझ गए? जी सर। जी सर, जी सर। हाउ सफिशिएंट वाज द कैश इन कवरिंग योर बेसिक नीड्स? अब जो मिला, जिसने भी डिसाइड किया, जितना भी खर्च हुआ, अब ये बताओ कि ये कितना सफिशिएंट को उर्दू में क्या कहेंगे, ये कितना काफी था, या पंजाबी में जो वर्ड आप यूज करना चाहते हो, कि ये आपके लिए कितना काफी था, लेकिन किस चीज के लिए? कवरिंग योर बेसिक नीड्स। अगर वो ये एक्सप्लेन कर देना, वरना ऐसा ना उसने कोई घर बनाना और उसके लिए ओके, उसके लिए काफी नहीं था। ये घर बनाने, आप सिंपल पूछना कि ये जो कैश आपको मिला ये आपके जो बुनियादी जरूरियात है आपके हाउस होल्ड के, उसके लिए कितना काफी था, सिर्फ क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा काफी नहीं था, तो सीधा इनसफिशिएंट। उसने कहा काफी था, तो सीधा सफिशिएंट। उसने कहा पता नहीं, कैन नॉट से, इसमें और खोज मत करना। ठीक है, सिंपल वो ये बताएं हमें, लेकिन उसमें बहुत जरूरी है कि आप ये जरूर एम्फसाइज करो कि आपकी बुनियादी जरूरियात के लिए ये काफी था कि नहीं था। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन इसमें ये कि ये जो कैश आपको मिला ये आपकी बुनियादी जरूरियात के लिए काफी था। अगर वो कहता है नहीं तो इनसफिशिएंट, कहता है हाँ तो सफिशिएंट, कहता है पता नहीं तो कैन नॉट। What did you spend your cash on? आपको मैंने ऑब्जेक्टिव्स में बताया था ना कि कौन कौन सी कैटेगरीज पे टॉप कौन कौन सी चीजें जिस पे वो खर्च कर रहे हैं, ये भी सेलेक्ट जी ऑल सर। दैट अप्लाई है। तो आपने ये क्वेश्चन ऐसे करना है कि ये जो पैसे आपने स्पेंड किए हैं, आपने स्पेंड किए हैं या स्पेंड करोगे, तो मुझे ये बताओ कि किस किस चीज पे ज्यादातर स्पेंड करोगे या कर लिए है ऑलरेडी, करोगे या कर लिए। तो आपने ऑप्शन नहीं पढ़ने, वो बोलेगा खुराक पे तो फूड को टिक कर देना, वो बोलेगा और जो भी बोल रहा है इसमें ढूंढते रहना। अगर ऐसा बोला जो इसमें नहीं है तो बोलना अदर में डाल देना। फिर जब वो कह रहे कि बस इतना ही, फिर
प्रूविंग कर लेना फर्दर कि क्या इसमें क्लॉकिंग के लिए भी आप यूज, फिर ऑप्शन शुरू हो जाएंगे आपने बोलना, पहले नहीं, पहले वो 2-3 बोले उसको टिक कर दो, फिर बोलो और कोई चीज ऐसी है जिस पे आप स्पेंड करोगे, वो बोले ऐसा चीज बोले जो इनमें नहीं है तो अदर में डाल दो, वो बोले हाँ हो सकता है, तो फिर आप सजेशन दे देना कि मतलब क्लॉथिंग पे, कपड़ों पे, ब्लैंकेट्स या मैट्रेस लेने पे, या रेंट में देने पे, या मेडिकल हेल्थ पे, या सोप, टूथपेस्ट, ये चीजें लेने पे खर्च करोगे। अगर वो आप पढ़ते जाते हो और वो बोलता है नहीं तो टिक मत करना, सीधा सीधा बस आगे जाना, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन आने, इसमें से फिर हम कैटेगराइज करेंगे कि ज्यादातर किस आइटम पे लोगों ने ये पैसे खर्च किए या करेंगे, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, इसमें मैं ये कर देता हूँ, हाउ डिड यू स्पेंड आर विल स्पेंड योर कैश ऑन, अगर खर्च किया या करोगे। फिर हमारे पास आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट वर यू एबल टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ योर हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज इन लास्ट 1 मंथ। अब पीडीएम को बेसिकली हम इसीलिए 10 दिन बाद करते हैं एमपीसीए की, ताकि उन्होंने कुछ ना कुछ किया हो पहले ना, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि एमपीसीए बहुत लास्ट तक चला। फिर मैं कोशिश करूंगा साथ, अगर आपके पास ऐसा लिस्ट हो जिससे ये पता चले कि पहले किन किन को मिला था, या जो आप जी सर, वो लिस्ट है हमारे पास, मैं शेयर कर देता हूँ आज आपको। उसमें डेट हो सकता है उसमें कि कब कब, ताकि मैं उन्हीं में से सैंपलिंग ज्यादा लूं जिसने कम से कम 5-6-10 दिन जी सर, पहले। डेट्स भी मेंशन होगी इंशाल्लाह उसमें, और हमने एक पहले जो 2-3 बैचेस थे उनकी रिडीम लिस्ट भी जो है वो बैंक से रिसीव की है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे। जबरदस्त, पर उसमें से मैं फिर सैंपलिंग थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा कि इसमें ना वो लोग भी आ जाए, ठीक है। जी सर। अच्छा, मैं किधर बैठ जाए, या मैं तो शोर करूंगा, मैं थोड़ा शोर इसलिए होगा कि ओरिएंटेशन इधर जा नहीं सकता, नेट काम नहीं कर रहा। आप कर सकते लेकिन मैं भी करूंगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं किस हद तक आप अपने बेसिक नीड्स ऑफ योर हाउस होल्ड कर चुके, पूरा कर चुके अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज इन द लास्ट मंथ, मतलब पिछले मंथ में जो आपके मेन चीजें थे कि मैंने इस मंथ में ये चीजें लेनी है, लेकिन बेसिक नीड्स वाले कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 20,000 में बेसिक नीड्स ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते ना। तो आप बोलना कि पिछले 1 महीने में जो आप लोगों की प्रायोरिटीज थे कि हम सबसे पहले ये चीजें लेंगे अपनी बेसिक नीड्स के लिए, तो आपकी नजर में किस हद तक आप वो कर चुके, ऑल ऑफ आवर नीड्स, मतलब आप, तो ये क्वेश्चन जब आपने किया तो आप बोलोगे कि कितने जरूरियात, आपके बुनियादी जरूरियात जो आपके लिए बहुत अहम थे पिछले 1 महीने में, उनमें से किस हद तक आप पूरा कर चुके। वो बोलेगा कुछ ना कुछ कर चुका तो बस सीधा सम ऑफ और नीड्स, वो बोला ज्यादातर कर चुका तो मोस्ट ऑफ और नीड्स, वो बोला सारे कर चुका तो ऑल ऑफ और नीड्स, वो बोला कोई भी नहीं तो नन। ऑप्शन पढ़नी नहीं है, हमेशा याद रखो, ये भी सिंगल चॉइस में हम पढ़ते नहीं है, ठीक है, इस एक की सिलेक्शन। तो पहले बोलो कि जो आपके प्रायोरिटीज थे कि हमने ये चीजें करनी है और लास्ट मंथ में आपने करने थे, तो इन पैसों से किस हद तक आपकी वो जरूरियात पूरी हो गए। ये किया तो वो बोलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ, तो सम, ज्यादातर, मोस्ट, सारे के सारे, आल, कोई भी नहीं, नन। अगर वो फिर भी कंफ्यूज है तो फिर उसको बोलो कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या आपके, अगर फिर भी जवाब ना मिले ना उसके बाद भी कंफ्यूज है, तो क्या आपके सारे हो गए कि नहीं, कुछ ना कुछ हो गए। वो बोले सारे हो गए, ऑल ऑफ आवर नीड्स, वो बोले कुछ ना कुछ, तो इस तरह फिर प्रूविंग कर सकते हो। लेकिन पहले क्वेश्चन फ्लोट, उसने जो जवाब अपनी जुबान में दिया इन ऑप्शन में देख लो कौन सा फिट है, उसमें डाल दो। फिट नहीं हो रहा, मसला है, तो फिर अपनी लैंग्वेज में
हाथों से भी आप दिखा सकते हो। आप मेरा चेहरा देख रहे हो ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। जो ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, तो उनके लिए सबसे अच्छा स्केल ये होता है। अब मेरा हाथ देख रहे हो, मेरे हाथ? नहीं सर आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही सर। ये एक तरीका होता है, जब जब भी हम कोई स्केलिंग मेलिंग वाला वो नहीं करते या रेटिंग करते या जो भी चीजें करते हैं, तो अगर बिल्कुल अनएजुकेटेड है ना और वो नहीं समझ रहा, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये मेरा कैमरा अल्लाह ऑन कर दे इसको। ये हाथ है मेरे, ठीक है? जी मैं सर। क्या कह रहा हूँ? इतना, इतना, इतना या और बड़ा। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है रेटिंग की, आम लोगों को जो समझती नहीं है, जो आपको पहली फुर्सत में न बता सके। या तो जाहिरी बात है, obvious बात है, वो सीधा कहेगा कि हाँ बिल्कुल तमाम, तो बस फिर तो क्लियर हो गया। या बोलेगा कुछ ना कुछ, या बोलेगा ज्यादातर, या बोलेगा कोई नहीं, तो फिर तो हो गया। फिर भी नहीं समझा, तो आप बोलो कि मेरा मतलब ये है कि ऑल या मोस्ट या सम या नन, या ऐसे ले आओ या ऐसे ले जाओ। ठीक है, समझ गए ना? जी सर। Overall satisfaction with cash assistance. How satisfied were you with the cash assistance? Overall, ये जो आपको इससे आप किस हद तक, ये जो आपको कैश मिला, इससे आप किस हद तक सेटिस्फाइड हो? तो वो बोलेगा हाँ हूं। तो जब हूं बोलेगा, तो आप कहना बहुत ज्यादा कि नहीं बस गुजारा है। तो अगर वो बोले बहुत ज्यादा तो वेरी, अगर वो बोले गुजारा है तो सेटिस्फाइड। अगर वो पहली ही फुर्सत में बोले कि सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर इन दोनों ऑप्शन में ठोल लेना कि कुछ ना कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो कि बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो। समझ में आ गया ना? तो जी जब पॉजिटिव आंसर आता है, तो उसके लिए फिर आप पॉजिटिव वैल्यूज को क्या करते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। और अगर निगेटिव वैल्यूज आते हैं, तो फिर आप निगेटिव वैल्यूज को कुछ ना कुछ विजुअलाइज करते हैं। ठीक है? क्लियर हो रहा है ना मेरी ये बातें? जी जी सर। सर। लोग तक तो नहीं गए हो मुझसे? नहीं नहीं सर। हाँ, नहीं नहीं सर। सर। अच्छा। अब रिसीविंग प्रोसेस प्रोटेक्शन एंड डू नो हार्म, ये एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब डिड यू फील द कैश ट्रांसफर प्रोसेस वाज सेफ? सॉरी, डू यू फील, आप क्या महसूस करते हैं कि ये जो कैश ट्रांसफर प्रोसेस था ये महफूज था? अगर वो बोले कि क्या मतलब, तो आप बोलो महफूज इस सेफ से कि आप जब जा उधर गए, तो क्या कोई गन वन मैन कुछ ऐसी अनसिक्योर सिचुएशन तो नहीं थी? सब कुछ सेफ था? जाहिरी बात है बैंक में गए थे, सब कुछ सिक्योरिटी होगा। हाँ कि नहीं, इनको किसी खुले मैदान में बिठाया था, जिसकी वजह से कोई भी हमला कर सकता था, कोई डकैत या कुछ। इस तरह एक्सप्लेन कर दो कि इस हिसाब से आपके लिए वो महफूज था। अगर वो बोले हाँ तो यस, अगर नो तो नो। अगर वो नो बोले, तो फिर पूछना व्हाई डिड यू फील नॉट सेफ, क्या वजह थी, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई किसी ने गन उठाया, क्या किया? ठीक है, तो ये आप उनसे फिर पूछ लेना अगर नो बोलता है। फिर है डिड यू फील यू वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय स्टाफ ड्यूरिंग द इंटरवेंशन? जो बैंक का स्टाफ था, जहां आप गए थे कैश लेने के लिए, क्या आपके ख्याल में उन्होंने, या जो एफडीओ का हमारा स्टाफ था, इन्होंने आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया, आपके साथ अच्छा सलूक और बर्ताव किया कि नहीं, गुस्से उससे किए? तो वो खुद ही बोल देगा हाँ या ना, यस और नो। अगर वो बोले नहीं, तो फिर आप बोल दो कि वुड यू माइंड टेलिंग अस व्हाई, आप हमें बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने आपके साथ रिस्पेक्ट नहीं किया, क्या हुआ था, क्या मसला हुआ था? तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा उनको ये भी कहना है कि अगर आप नहीं बताना चाहते तो ना भी बता सकते हो। तो आप इसमें नो रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ओपन फील्ड होगा ना, ओपन टेक्स्ट फील्ड होगा। तो आप ये उनको फिर कह सकते हो कि अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है? Was the cash assistance provided appropriate to your needs? ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं, ये इस तरह के ऑलरेडी हम कवर कर चुके ऊपर ना। जी सर। जी सर। इफ नो, वहां पे इस तरह चीज नहीं था, इसको देखना पड़ेगा कि उधर कैसे सेट करें। इनी हाउ
ये सिर्फ यही था कि आपके नीड के मुताबिक था कि नहीं, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, क्या क्या कवर नहीं हो सका। डू यू थिंक देयर आर पीपल डिजर्विंग हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द असिस्टेंस, ये जनरल क्वेश्चन है उनसे कि आपके नज़र में आपके इस विलेज में जितनी भी फ्लड इफेक्टीज है, आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसा था जिसको इन्होंने एक्सक्लूड किया, डाला नहीं लिस्ट में? ठीक है, अगर वो कहते हैं हाँ इस तरह हुआ है, लोग एक्सक्लूड हो चुके हैं, एक्सक्लूड मीन कि वो एलिजिबल थे लेकिन एक्सक्लूड हो चुके हैं, तो अगर वो बोले यस तो आपने पूछना है हु वाज मेनली एक्सक्लूडेड, कौन कौन ज्यादातर एक्सक्लूड हुआ, मतलब किसी खास रिलीजन के लोग थे वो जो एक्सक्लूड हो गए, या किसी खास कास्ट के लोग थे जो वो एक्सक्लूड हो गए, या क्या वजह थी। ठीक है, और अगर वो बोले कि नहीं तो इसका मतलब ये है कि कोई एक्सक्लूड नहीं हुआ उनके मुताबिक, तो बस फिर आगे। एक मिनट में आता हूँ। क्या हुआ? तो जाओ चार्जर जल्दी एक रुको भेज रहा हूँ वॉशरूम। आपके वाले रूम में कर रहा था लेकिन वो आपने कब्जा कर लिया। अच्छा जी, हम वापस आ गए। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ हो ना? हेलो भाईजान, आप लोग मेरे साथ हो? जी सर। ओके, सो तो आप पूछेंगे कि किस किस्म के लोग ज्यादातर मतलब मेनली एक्सक्लूड हो गए थे। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाल, नाम नहीं डालना किसी का कि वो कहे कि अहमद खान उधर रहता है वो एक्सक्लूड हुआ, वो नहीं, हमें नाम से मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि किस किस्म के लोग, क्या वो नॉर्मल लोग है, मतलब किसी कास्ट की वजह से इन्होंने एक्सक्लूड किए, किसी और चीज की वजह से, इस तरह ओपन टेक्स्ट लिख देना। Do you know if anyone in your community was consulted by the organization on what needs they are and how could best help? ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि जाहिर बात है हमने हाउस होल्ड सर्वे किया था ना, तो फिर तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। ठीक है ना, सब को ये पता है कि कोई आया था उनकी बेसिक नीड्स उठाए थे ना, ये तो जाहिर बात है, तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। आप लोगों के ख्याल में अगर बनती है तो मैं रख देता हूँ, यस नो में जवाब है, सिंपल। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये है कि जब कोई आपके पास पहले ये आए थे आपकी नीड्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि नहीं, तो आप गए थे ना, हाउस होल्ड सर्वे किया था ना, तो फिर इसके बावजूद भी रख दे ये क्वेश्चन की नहीं जरूरत। मेरे ख्याल में तो सर इसकी ऐसे जरूरत नहीं है क्योंकि सर्वेज तो आप देखिए है ऑलरेडी। हाँ, कोई नो तो आप इसमें बोलेगा तो हम फिर नो तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर नो बोले तो आप कहना फिर आपको मिला कैसे? जी सर, वो हम फिर कंसल्ट भी तो उन्हीं लोगों को कर रहे हैं ना जिनको आपने कैश दिया है जबरदस्त। अपनी लिस्ट के मुताबिक। अच्छा, डिड यू फेस एनी चैलेंज इन एक्सेसिंग और यूजिंग द कैश असिस्टेंट? इफ यस, व्हाट चैलेंज डिड यू हाई प्राइसेस? अच्छा, ये एक और चैलेंज से रिलेटेड है, वो चैलेंज नहीं, वो ऊपर वाला और था। ठीक है, ये यूजिंग द कैश असिस्टेंस पे है, वो रिसीविंग द कैश असिस्टेंस पे था, और दूसरा था यूटिलाइजेशन के लिए था, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है, शायद ये मैं उधर क्लब भी कर दूं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन सामने आया तो इनमें सिंपल ये मतलब है कि जब आप इस कैश को यूज कर रहे थे तो आपको कोई चैलेंज आया था यूज में, ओके यस, अगर वो कहता है यस तो आप ये चैलेंजेस जरूर लेना। वो कहता है, आप पूछो कि क्या चैलेंजेस, तो वो अगर फिर से वही बोलता रहे तो इधर कह देना कि ना, यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि जब आप यूज कर रहे थे तो उसकी वजह से क्या चैलेंज वो हुआ। अगर वो कोई ऐसा बता दे जो इसमें है तो ठीक, नहीं बता दे तो फिर आप बता देना कि फॉर एग्जांपल महंगाई, हाई प्राइसेस, महंगाई, ये था कोई चैलेंज, या रिक्वायर्ड आइटम नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, जो पैसे इन्होंने जिस चीज के लिए दिए थे उसका वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे, या कोई अदर वो बोल सकता है। ठीक है, सिंपल सा एक वो क्वेश्चन है। इन दिस कम्युनिटी हैज द केस ट्रांसफर इम्पैक्टेड रिलेशन बिटवीन हाउस होल्ड मेंबर? अब ये क्वेश्चन बहुत आम है, इस क्वेश्चन को समझ, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके इस कम्युनिटी में या आपके घर में ये जो केस ट्रांसफर आपको मिला, इसकी वजह से आपके या नेबर्स के रिलेशनशिप में
कोई फर्क तो नहीं आया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, घर में 2 भाई हैं, एक ही हाउस होल्ड पे वो रजिस्टर हुआ था। कैश असिस्टेंस एक भाई ने लिया, दूसरे को कुछ नहीं दिया, उनका झगड़ा हो गया। या इसने कैश असिस्टेंट लिया, जैसे ही घर आ रहा था दरवाजे में नेबर्स ने पकड़ा कि ये क्या बात हुई, आप लोगों को मिला हमें नहीं मिला, ये जाती है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस तरह के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया ना? जी जी कि सर। इन दिस कम्युनिटी आर इनसाइड योर हाउस होल्ड, इस कैश ट्रांसफर की वजह से आपके बीच इख्तलाफात बढ़ तो नहीं गए। ठीक है ना? ठीक है, तो यस नो। अगर वो कहता है कि हाँ, तो आप वो पूछ लेना कि क्या फर्क आया, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस, किस तरह के इश्यूज आए। वो या बोलेगा मेरे भाई मेरे से मांग रहा था कि मुझे इसमें से इतने दे दो, मैं इतना नहीं दे सकता था। या मेरा नेबर जो था वो रजिस्टर नहीं होता तो उसने कहा कि ये मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो क्या इश्यूज थे कि जिसकी वजह से आपको मसला हुआ। ठीक है, समझ गए ना? जी सर। है, did you have to or were you asked to do or give anything in exchange for registration or in order to receive the cash? ये बहुत आम क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हो। इसमें सिंपल अपनी लैंग्वेज में पूछ लेना कि जब आप इन पैसों के लिए जा रहे थे तो क्या कभी आपसे किसी ने, ऑर्गेनाइजेशन से हो, कम्युनिटी से हो, बैंक से हो, किसी ने आपको इन एक्सचेंज, नहीं सॉरी ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, इन एक्सचेंज फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या आपको उसमें किसी ने आपसे पैसे मांगे थे कि कुछ कैश दे दो ताकि मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कर दूं, आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे? ये क्वेश्चन इस तरह है। ठीक है, कि क्या किसी ने आपसे इस तरह इन एक्सचेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ मांगा है? यस नो। अगर वो कहता है कि हाँ, तो प्लीज शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, क्या हुआ था, किसने क्या कहा था आपको, नाम वाम उसको कह दो, आपको लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बताओ कि किसने और क्या मांगा था। ठीक है, वर यू आस्क आर रिक्वायर्ड टू गिव पार्ट ऑफ योर कैश एज अ पेमेंट आर टैक्स टू एनीवन आफ्टर यू रिसीव्ड इट। ये जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब आपसे किसी ने पैसे मांगे थे या कुछ मांगा था कि आप दे दो मैं रजिस्टर करवाऊं? और अब ये है कि जब आप ये रिसीव कर रहे थे, जब आपने इसको रिसीव किया, तो उसके बाद किसी ने आपसे मांगा कि इसमें से कुछ टैक्स दे दो या इसमें से कुछ ये दे दो या वो दे दो? बैंक वालों ने, ये बाहर क्यों खड़ा था या एफडीओ के स्टाफ में से किसी ने आपसे इस तरह तो नहीं पूछा था कि इस पे इतना टैक्स है, या बैंक वालों ने कोई टैक्स काटा हो? ये वो क्वेश्चन है, यस नो। अगर वो कहता है कि हाँ मेरे साथ इस तरह हुआ है, तो फिर बताना क्या हुआ था, और अगर वो नो करते हैं तो फिर तो आगे चलते चलो। ठीक है, ये मेनली यही टूल है। अब फीडबैक कंप्लेंट पे सिर्फ एक बात है, आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने बैनर्स लगाए थे उधर, जी सर। साद जो 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 वॉचर स्कीम था उस पे तो लगे थे। उधर जो था क्या नाम है, बैंक में जो पैसे मिल रहे थे, उधर भी कोई इस तरह का फीडबैक कंप्लेंट मैकेनिज्म का कोई बैनर लगा था? जी सर। लगा था। अब ये उसकी इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। डू यू हैव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू रेज अ कंप्लेंट और शेयर योर फीडबैक अबाउट प्रोजेक्ट स्टाफ इंटरवेंशन? आपको क्या पता है कि इस तरह का एक फीडबैक हॉटलाइन नंबर भी दिया गया था, एफडीओ का भी, सीआरएस का भी? तो क्या आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है? तो अगर वो कहते हैं हाँ तो हाँ, अगर वो कहते हैं नहीं तो नो, और अगर वो कहते हैं तो डोंट नो तो डोंट नो। अब आपको नो और डोंट नो में फर्क आता है इधर, कि जब वो नो कहें तो डोंट नो फिर क्यों? आपको इसमें क्या फर्क लगता है? मैंने आपसे सर जब वो नो कहेंगे तो उसमें ये होगा कि उनको बताया नहीं किसी ने एफसीआरएम के बारे में, ब्रीफिंग नहीं दी है। जब वो डोंट नो कहेंगे तो उसका मतलब है कि उनको आइडिया भी नहीं था कि ये है क्या। जबरदस्त, क्या एक्सप्लेनेशन की तूने साथ। ये डोंट नो और नो में फर्क हमेशा होता है। ठीक है, नो मीन्स खराब,
इंफॉर्मेशन नहीं मिली, किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। डोंट नो मीन उसे पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, शायद उसको मिली भी होगी इंफॉर्मेशन लेकिन वो जानता नहीं है, उसको याद नहीं है, तो ये डोंट नो हो गया। जी सर। ठीक है। फिर इफ यस, अगर वो कहता है कि हाँ मुझे पता था, FCRM के बारे में मुझे पता था, फीडबैक कंप्लेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, तो कहो हाउ वुड यू कॉन्टेक्ट स्टाफ, आप किस तरह करते थे कंप्लेन, हाउ वुड यू, इसमें बोल देंगे हाउ डिड यू कंप्लेंट और कॉन्टेक्टेड। ठीक है, किस तरह आपने किया, कंप्लेन किया या कॉन्टेक्ट किया, तो किस तरह किया। अब ये सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है। ठीक है, वो मुख्तलिफ वो तरीके हो सकते हैं। हॉटलाइन पे किया था, ये ऑप्शन आपने उसको आप बताने, आपने उसको पहले पूछा कि क्या आपको इसके बारे में वो पता है, पता है, अच्छा तो आपको किस तरीके का पता है, क्या तरीका था वो, तो वो कंफ्यूज है। अब बोलो कोई नंबर दिया था किसी ने तो हॉटलाइन हो गया। अब बोलो किसी ने कहा था कि विलेज कमेटी से राबिता करो तो विलेज कमेटी। आपने मीटिंग स्टाफ के साथ की ड्यूरिंग फील्ड, स्टाफ आया था, आपने उसको बताया था कि ये मेरा कंप्लेंट है। ठीक है, और या वो कहेगा, आप उनसे ये भी पूछ, ईमेल किया होगा, या ईमेल तो मुझे नहीं लगता लेकिन वैसे ही है ऑप्शन। और अगर इसमें कुछ भी फिट नहीं हो रहा तो अदर, कैसे किया था, किसी को कॉल किया था, अगर कॉल कहता है तो वो तो हॉटलाइन में चला जाता है। ठीक है, विलेज कमेटी है, मीटिंग ड्यूरिंग स्टाफ है, ईमेल की जगह मैं कर लेता हूं कॉन्टेक्टेड स्टाफ ऑन फोन। ठीक है, फोन पे कांटेक्ट किया था एक स्टाफ के साथ, और या अदर हो सकता है। मीटिंग स्टाफ ड्यूरिंग फील्ड अलग चीज है, आप फील्ड में थे, साथ था, या आप में से जो भी था और उसने कंप्लेन किया, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, तो पहले आप पूछते हो आपको पता है इसके बारे में, अगर है तो क्या आपने कांटेक्ट किया। अगर वो कहे कि मैंने कांटेक्ट ही नहीं किया तो अदर में नन लिख देना। जी सर। समझ गए ना, या इधर डाल जी देता हूँ, सर। हमारा कोई खर्चा नहीं जाता। हाउ डिड यू नेवर नेवर कंप्लेन, मैंने कोई कंप्लेंट किया ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। जी सर। डिड यू कांटेक्ट स्टाफ फॉर फीडबैक, अगर अगर वो कहता है कि हाँ मैंने कंप्लेंट किया था, इनमें से कोई ऑप्शन करता है, तो फिर आप पूछते हो कि आपने जब कंप्लेंट किया तो आपने फिर उस स्टाफ के साथ दोबारा राबता किया अपनी फीडबैक लेने के लिए कि मेरे कंप्लेन का क्या हुआ। ठीक है, यस नो। फिर ये वाला उसके साथ बिल्कुल सिमिलर है तो इसको मैं हटा रहा हूं, रेड किया मैंने, क्योंकि यही वही चीज है ना। इफ कॉन्टेक्टेड स्टाफ, डिड यू रिसीव एनी रिस्पॉन्स अगेंस्ट योर कंप्लेंट, अगर आपने कंप्लेन किया हो तो क्या आपको उसका फिर रिस्पॉन्स भी मिला कि नहीं मिला। इसमें एक हाउ मैनी डेज भी था, कितने वीक्स बाद मिला रिस्पॉन्स, लेकिन ये अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास डेज ही इतने हैं, था ही तकरीबन 2-3 हफ्ते, तो इसमें क्या कैटेगराइज कर सकते हैं वीक से ज्यादा। लेकिन इसमें शायद मैं डेज में कर दूं कि मतलब अगर आप आपके साथ फिर स्टाफ ने वापस राब्ता किया आपके कंप्लेंट के अगेंस्ट, तो कितने दिनों में किया, कितने वीक उनको लगे, 1 वीक में किया, 2 वीक में किया, मंथ में किया, या नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ जी गए ना। सर। ओके, फिर हमारा दूसरा इसमें आता है वर यू सेटिस्फाइड विद द फीडबैक आर। अच्छा, पहले पूछा फीडबैक कंप्लेंट किया कि नहीं किया, किया, अगर किया तो किस तरीके से किया, फिर पूछा आपको फिर वापस स्टाफ ने कांटेक्ट किया कि नहीं किया, किया, कितने दिनों में किया। अब पूछ रहे कि आप सेटिस्फाइड है उस रिस्पॉन्स से कि नहीं। जो फीडबैक या रिस्पॉन्स आपको मिला आपके इशू से, उसके साथ उससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, उससे आप मुतमईन है कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, तो आपने फिर पूछना क्यों, वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद FCRM प्रोसेस, ये फीडबैक कंप्लेंट मैकेनिज्म प्रोसेस। FCRM मत बोलना कभी भी, वो नहीं समझते। अब बोलना ये जो कंप्लेंट और इसकी जो प्रोसेस है, इससे आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्यों। समझ में आ रहा है ना।
जी सर। अब फूड कंजम्पशन स्कोर आखिरी पोर्शन आ गया। ये फूड कंजम्पशन स्कोर सेम क्वेश्चन है जो आपने हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, अभी सेम करोगे और बोलोगे हाँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते जाओ, गलत ना हो जाए। ऐसा ना हो पिछले जो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस दिन हर कोई हर चीज रोज खा रहा था और अब बहुत सारी चीजें वो एक दिन भी नहीं खा सकती बेचारे, तो टटोल लेना कि इसको इसको करते वक्त ये एक्सप्लेन करना कि लास्ट 7 डेज में, पिछले 7 दिनों में कितने दिन आप इनमें से खा चुके हो। ये सिर्फ 7 दिन के अंदर उन्हें बताना है, तो इसमें 7 से बड़ा नंबर आ नहीं सकता क्योंकि ये 7 जी। दिनों की बात हो रही है। तो आप पूछना, मैं आपसे पूछूंगा मुख्तलिफ आइटम्स के बारे में, आप मुझे सिर्फ इतना बताना कि ये पिछले 7 दिनों में आप कितने दिन खा चुके हो। राइस, व्हीट, अदर, कितने दिन खा चुके, इनमें से कोई भी, स्लैश का मतलब है कोई भी। पल्सेस, बीन, नट्स, कितने दिन खा चुके। वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, पोल्ट्री, एग, फिश, ये सब जब स्लैशेस है ना तो इनमें से कोई भी। मिल्क, मिल्क पाउडर, शुगर, हनी, घी, ऑयल, बटर या अदर जो कंडिमेंट्स होते हैं, स्पाइसेस, टी, कॉफी, साल्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सिंपल पिछले 7 दिनों में आप कितने दिन खा चुके। हर एक के लिए आपने नंबर ऑफ डेज लिखनी है, विच कुड बी आइदर 0 और मैक्सिमम 7, जितने दिन वो कह रहा है। तो 0 से लेके 7 तक का नंबर कोई भी इसमें आ सकता है, ठीक है। अब जी अगर सर। वो बेनिफिशियरी रूपिंग मटेरियल का हुआ तो आपने पूछना है, मैंने आपको लिस्ट में बताया होगा कि ये है कि नहीं, लेकिन आप उसको पहले पूछना कि क्या आपको डिड यू रिसीव द रूपिंग किट मटेरियल फ्रॉम CRS और FDO। अगर वो कहते हैं रूपिंग किट मटेरियल को ज्यादा जानते हैं कि शेल्टर को, जो वर्ड वो यहाँ इसके लिए यूज करते हैं वही वर्ड यूज करना। शायद वो इसको रूपिंग किट मटेरियल के नाम से जानती ही ना हो, तो आप सिंपल उनकी लैंग्वेज में बोल देना वो जो बम्बू मिला था, वो जो दूसरी तीसरी चीज मिले थे ऊपर जो मैंने नाम लिखे थे, वो तीनों नाम ले लेना कि क्या आपको वो मिले। अगर वो कहते हैं हाँ तो आगे जाओ, अगर वो कहते हैं ना तो फिर आप कह दो इस लिस्ट के मुताबिक तो आपको मिले हैं, मैंने उस लिस्ट में लिखा होगा कि इसको ये भी मिला है। MPCA तो होंगे ही सारे MPCA वाले, मल्टी कैश असिस्टेंस वाले, लेकिन अगर रूपिंग किट का है तो मैंने सामने लिखा होगा कि इसको रूपिंग किट भी मिला है, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हो, कंफर्म करो आपको तो मिला था। अगर वो कहते हैं कि हाँ हाँ मिला था, तो फिर ये क्वेश्चन कर लेना उनसे। नंबर 1, were the roofing kit material complete according to what you were told you would receive। क्या आपके रूपिंग किट मटेरियल वही थे जो आपको बताया गया था वोचर में, वो जो आपको प्रिंट में हमने वोचर दिया था उसमें जो मटेरियल की क्वांटिटी लिखी थी, आप लोगों को याद है ना वो वोचर, उसमें लिखा था जी सर। कि आपको ये जी मिलेगा सर। इतना, ये मिल रहा है। तो बोलना क्या वो सब कुछ आपको मिला था कि उसमें से कुछ कम था, यस नो। हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ द रूपिंग मटेरियल या शेल्टर, वो जो सामान आपको मिला था बम्बू ये और वो सब बता देना, इसकी क्वालिटी क्या थी। आप क्या कैसे रेट करोगे क्वालिटी को। अब ऑप्शन मत बताना, फिर से सेटिस्फेक्शन वाला टाइप क्वेश्चन आ गया, तो वो बताएगा अच्छा था तो गुड। अब पूछ लेना कि बहुत अच्छा था कि अच्छा था, बहुत अच्छा था वेरी गुड, अच्छा था गुड, फिर वो कहे कि बस काबिल कबूल था तो एक्सेप्टेबल, खराब था तो पुअर। तो वो जो बताए पहले वो, अगर वो न बता सके फिर बोल देना कि एक साइड पे हो जाओ, या बताओ अच्छा था या बचाओ अच्छा नहीं था। अगर वो कहते हैं अच्छा था तो वेरी गुड, गुड में से सिंबल्स की थ्रू ले लेना। अगर वो कहे कि नहीं यार तो फिर बोल लेना काबिल कबूल था। वो बोले नहीं नहीं नहीं, पुअर मतलब बिल्कुल खराब था तो पुअर। डिड यू यूज द रूपिंग मटेरियल किट फॉर रिपेयरिंग योर हाउस, क्या आपने उसको यूज किया है फुली यूज, तो वो बोल देगा हाँ यूज किया है, तो आप कह देना सारा का सारा यूज किया है। तो अगर वो कहें हाँ तो फुली यूज, अगर वो कहें ना तो फिर बोल देना कुछ ना कुछ यूज किया है, तो कहें हाँ तो पार्शियली यूज, और अगर वो कहे कि नहीं अभी तक यूज नहीं किया तो नॉट यूज्ड येट। इफ नॉट यूज्ड येट व्हाई नॉट, रीजन ले लेना, और यहाँ पे आपका टूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए आएगा जो रूपिंग किट जिसको मिले, बाकी सारा क्वेश्चन ओके हम सर। हाँ
अच्छा सर, ये जो है वो टूल दोनों के लिए सेम होगा, एमपीसीए और रूफिंग किट का एक ही टूल होगा ना सर? अगर किसी को सिर्फ रूपिंग किट मिला है वो इस सैंपल में नहीं आएगा। इसमें मैंडेटरी ये है कि उसको या दोनों मिले हो या कम से कम एमपीसीए मिला हो। ठीक तो है सर। आपको लोग ये फोकस एमपीसीए पे ही है, जी लेकिन सर। लेकिन अगर उनमें से ऐसे लोग आते हैं जिसके पास रूपिंग किट भी मिला है तो उनसे एक क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक है सर। ठीक वरना है इसका मेन मकसद नहीं होता सिर्फ और सिर्फ पूछने कैश असिस्टेंस पे। ठीक है सर। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग भी आ जाए जिनको वो भी मिला हो, लेकिन जी बहुत सर। कम होंगे ना, क्योंकि सैंपल के हिसाब से मुझे जाना होगा तो फिर इसको ढूंढना पड़ेगा। तो अब ये एक और बात फिर करता हूँ, लेकिन साथ मेरे साथ आपने याद रखो वो लिस्ट शेयर करना है, उसमें जो डेट हो बहुत बेहतर होगा और उसी को फिर मैं यूज़ करूँगा, और सीएनआईसी वगैरह तो उसमें होगा। और अगर जी वो सर। हाउस होल्ड आईडी भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी है उसमें, अगर ना भी है तो सीएनआईसी से मैं वीलू का पिला सकता हूँ। हाउस होल्ड आईडी जो है, लिस्ट जो हमारे पास है उसमें हाउस होल्ड आईडी है ना आपके पास? सीरियल नंबर नहीं, ठीक है, हाउस होल्ड आईडी जो मैंने इंडेक्स यूज़ किया था उनके लिए। जी जी सर, वो है पड़ा उस लिस्ट अगर में। नहीं होगा तो सीएनआईसी हो तो मैं कुछ भी उसके साथ फिर ला सकता हूँ किसी भी डेटा से, वो मसला नहीं होगा। ठीक है, जी अब जी। ये हमारा पीडीएम का हो गया टूल। अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि मैं करूंगा, आपको भेजूंगा ये फाइल, इसको पढ़ लो। इसमें ये हमारे सैंपल लोग हैं, हमने इन विलेजेस से इतने इतने लोग करने हैं, लेकिन इतने लोग करने, लेकिन कौन से करने वो लिस्ट के मुताबिक होंगे जो लिस्ट में दूंगा। तो इसमें एक लिस्ट होगा सैंपल, वो यही पतुपनाका से 24 लोग होंगे, बालकाना से 29 होंगे, इस तरह। और एक इन विलेजेस में से दो दो तीन तीन लोग और बैकअप के भी होंगे कि अगर एक रिस्पॉन्डर, क्योंकि हमने एग्जैक्ट 106 या इससे ज्यादा करना है लेकिन इससे कम नहीं करना। ठीक है। ठीक है। समझ गए ना भाई? जी 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 सर। सर। तो वो सैंपल आपको मिलेगा एक एक्सेल शीट के तौर पर। उस एक्सेल शीट में सिंपल इसी तरह नाम लिखे होंगे और उनके डिटेल लिखे होंगे। आपने उन्हीं को अपना प्लान बना के आगे डेट डालना है कि मैंने किस दिन इधर जाना है। आप दिन में एक बंदा कोई 15 हाउस होल्ड कर सकता है, तो 4 लोग हो तो 60 लोग करके 2-3 दिनों में इसको निपटाओ। ठीक है, मैं आपको लिस्ट भी भेजूंगा, उसमें साथ आपने इन सब की हेल्प करनी है और उसके सामने फिर डेट्स डलवाने हैं विलेज वाइज एक एक करके, और जी एक ही सर। विलेज में जाया करे, साथ में बस कर लिया करे हर बंदा अलग अलग हाउस होल्ड के पास जाके। और अगर डिफरेंट है तो एक एक बंदा, दो दो लोग एक विलेज में जाए, दो किसी और विलेज में जाए। स्टार्ट उन यस सर। विलेजेस से करे जो सबसे बड़े हैं, बालकाना हो गया, ये फतू सर वो फना का। जिनका नंबर ज्यादा होगा वहाँ हम 2 लोग भेज देंगे सर, जिनका हाँ, नंबर कम होगा वहाँ एक भेज देंगे। समरी यही होगी, समरी एग्जैक्टली यही होगी, और नाम भी इसी तरह मैं दूंगा। ठीक है, अब आते जी हैं सर। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर पे। जो टूल में आपने आपको एक्सप्लेन किया, क्या आप लोग अब समझते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे है? जी सर। क्वेश्चन है हम तो वाला काम कौन किया था कुछ नहीं होना कुछ ही वो कार्य में कौन दे देते हो अच्छा, अब मैं कुछ एक्शंस आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ठीक है, इसको पढ़ लो। सबसे पहले रीड पीडीएम कॉन्सेप्ट नोट इन टूल। ये जो वर्ड में टूल है ना, साथ इसके जी 5 सर। प्रिंट निकाल के हर एक बंदे को एक कॉन्सेप्ट नोट का प्रिंट, और अगर कंप्यूटर में ही देख सकते तो ठीक, वरना प्रिंट दे देना। और टूल का तो ज़रूर दे देना। टूल आप हार्ड में यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ आपके लिए एक प्रिंट कापी आपके साथ सिर्फ हो, आप उसमें कुछ नोट वोट डालते हो, अपने लिए कुछ मीनिंग निकालते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। बाकी आप करोगे मोबाइल से कॉमकेयर के थ्रू, कॉमकेयर पे ही सारा क्वेश्चनर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग आज कॉन्सेप्ट नोट और टूल को पढ़ लोगे आज भी सही तरीके से। दूसरा, हमारा जो अहमद भाई है उसको मैं कामकेयर का वो जो उसके पास जो मोबाइल में है, अहमद अहमद भाई,
आप ज़रा मोबाइल में उसमें जाओ, वो क्या नाम है, कॉमकेयर में जाओ और वो 3 डॉट सेलेक्ट करके अपडेट कर दो फॉर्म को। मुझे ज़रा बताओ इनकी फिर एक मिनट आपने सर, वो मोबाइल चार्जिंग पे लगा है। हाँ